डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल या क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं हार्टनेल गवर्नर में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने हार्टनेल गवर्नर, जो कि एक स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर है, उसके लिए रिलेशन फाइंड आउट किया था। सेकंड थिंग, हम लोगों ने रिलेशन दो अलग अलग मिनिमम एंड मैक्सिमम पोजीशन के लिए फाइंड आउट किया था। तो आज की क्लास में हम लोग उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल देखते हैं कैसा आता है। जितने भी गवर्नर के न्यूमेरिकल है, अभी तक हम लोगों को ये समझ में आ गया है कि रेंज ऑफ गवर्नर अधिकतर पूछा जाता है क्वेश्चंस में, जिसमें मिनिमम और मैक्सिमम पोजीशन की बात की जाती है। तो हार्टनेल गवर्नर पे जो न्यूमेरिकल है, पहले मैं रीड आउट कर देता हूँ। A Hartnell governor having a central sleeve spring and two right-angled bell crank levers moves between 290 rpm and 310 rpm. 290 और 310 आरपीएम के बीच में मूव कर रहा है, यानी मिनिमम और मैक्सिमम पोजीशन दे दिया है। मिनिमम आरपीएम दे दिया और मैक्सिमम आरपीएम दे दिया। फॉर अ स्लीव लिफ्ट ऑफ 15 mm और हाइट ऑफ द स्लीव भी दे दिया 15। The sleeve arms and the ball arms are 80 mm and 120 mm respectively. The levers are pivoted at 120 mm from the governor axis, and the mass of each ball is 2.5 kg. The ball arms are parallel to the governor axis to the lowest equilibrium speed. Determine, first we have to calculate the load on the spring at the lowest and the highest equilibrium speed, and the stiffness of the स्प्रिंग, जो कि दोनों ही चीजें हमें फाइंड आउट करना है, एस और आपका जो स्प्रिंग पे लोड है। ठीक है, फिर मैं यहाँ पर गिवन डेटा राइट डाउन करते जा रहा हूँ और एक बार और आपको समझाता हूँ। ठीक है, दूसरा, गिवन डेटा बनाने से पहले मैं इसका स्कीमेटिक डायग्राम बना देता हूँ। आप लोग पहले गिवन डेटा लिखेंगे देन स्कीमेटिक डायग्राम बनाएंगे, बट टू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली हमें ये समझ में आना चाहिए कि देयर आर टू पोजीशन, वन इज लोएस्ट एंड अनदर इज द हाईएस्ट पोजीशन, इसमें बोला, या मिनिमम या मैक्सिमम पोजीशन। सो फॉर दैट केस अगर मैं बात करूं तो पहले यहां पर लोएस्ट पोजीशन बना देता हूं, यहां पर मैं हाईएस्ट पोजीशन बना देता हूं। दैट इज गवर्नर एक्सिस, दिस इज द गवर्नर एक्सिस, और दिस विल बी द बॉल, जो कि आपका बी पॉइंट है। दैट इज द पॉइंट बी। यहां पर जो लग रहा है दैट इज FC1, मतलब मिनिमम को मैं 1 बोल रहा हूं, यानी लोएस्ट पोजीशन को 1 बोल रहा हूं और हाईएस्ट पोजीशन को 2 बोलेंगे अपन। ठीक है, ये इससे परपेंडिकुलर है, यहां पर ये परपेंडिकुलर है, एंड दिस पोजीशन इज एट R। ये R1 बोल देता हूं इसको, R1 पोजीशन हो गई। ये पॉइंट आपका O है, तो इसने बोला है कि इस पोजीशन पर है। ठीक है, ये वाली जो डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज 80 mm एंड दैट डिस्टेंस इज योर 120 mm। ठीक है, नाउ टू पोजीशंस आर टू डिस्टेंसेस, यहां से लेकर यहां तक, दैट इज 80 mm एंड दैट इज 120 mm। दिस पॉइंट इज R1, दिस पॉइंट इज B। नाउ दैट डिस्टेंस इनिशियली R इक्वल्स टू R1, यानी लोएस्ट पोजीशन की बात कर रहा हूं। यहां पर जो लोड लग रहा है वो लग रहा है mg, पहला तो दैट वेट ऑफ द स्लीव प्लस उस पे जो भी स्प्रिंग फोर्स आ रहा है डिवाइड बाय, तो दैट लोड ऑन दैट R1 पॉइंट, दिस इज द गवर्नर एक्सिस, यहां पर लिख देता हूं गवर्नर एक्सिस। नाउ ये वाली जो डिस्टेंस है, दैट सेंटर पॉइंट बी से लेके यहां तक, दैट इज इक्वल्स टू x, एंड x इज गिवन एज 120 mm। x कितना दिया है 120, y is 80 mm and that distance from that is 120 mm। ठीक है, now this is the condition given in the problem and this position is lowest position, lowest position। ठीक है, now मैं आपका हाईएस्ट पोजीशन के लिए भी अपन बना ही लेते हैं। तो हाईएस्ट पोजीशन में R से R1 की कंडीशन, मतलब R2 इक्वल्स टू R1 पे ये हो गया। नाउ R और R2 की जो कंडीशन है, हाईएस्ट कंडीशन, उस केस में दिस इज द गवर्नर एक्सिस, दिस इज द गवर्नर एक्सिस, एंड you can say from here
बॉल को इस पोजीशन पे ले लेते हैं, ठीक है। दैट पॉइंट इज ये वाला जो पॉइंट है, दिस पॉइंट, यहां से लेके दिस विल बी द, ठीक। दिस पॉइंट इज O, दिस इज 90 डिग्री, ठीक है। ये O हो गया, दिस पॉइंट इज B, तो B पॉइंट पे सेकंड केस में आ रहा है FC2, ठीक है। और ये वाली जो डिस्टेंस हो गई, ये हो गई x2, दैट डिस्टेंस इज x2, ठीक है। ये तो x ही रहेगा, ये वाला डिस्टेंस x है, this distance, this perpendicular distance is x2 because it is changed. In that case x equals to x1, but in that case x और x2 अलग हो जाएंगे, ठीक है। this point is O. now यहां से ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, ये शिफ्ट हो गया यहां पर, दैट R, क्योंकि ये देखो ये वाली कंडीशन थी आपकी वेल क्लैंक लीवर की। नाउ इन दैट केस जस्ट इमेजिन ये वाली कंडीशन इधर आई, यानी इस तरफ शिफ्ट हुआ, तो ये वाली रॉड ऊपर की तरफ चली गई, ये वाली कंडीशन से ऐसी कंडीशन आ गई, ठीक है। तो द पॉइंट इज शिफ्टेड फ्रॉम हियर टू हियर, दैट R2, और इससे इसके बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज Y, ये तो Y रहेगी, बट दैट डिस्टेंस इज न्यू डिस्टेंस, दैट इज Y2, ठीक है। दैट पॉइंट इज R2, और यहां पर जो फोर्स लग रहा है दैट इज mg प्लस S1, और अब क्योंकि ये इस केस में होगा तो S2, सेकेंड केस में जो भी फोर्स आ रहा है R2 mg प्लस S2/2, दिस इज Y, दिस इज X, एंड दिस इज X2, दिस इज Y2। अगेन दिस डिस्टेंस इज फिक्स्ड, दैट इज 120 mm फ्रॉम हियर। नाउ उसने बोला है लिफ्ट विल बी, द H वैल्यू इज गिवन, स्लीव लिफ्ट दी हुई है 15 mm, स्लीव लिफ्ट इज गिवन 15 mm, दिस इज द गवर्नर एक्सिस, एंड द न्यू पोजीशन ऑफ दैट इज फ्रॉम यहां से यहां तक जो ले रहा हूं, दैट इज R2, स्मॉल R2 है, ठीक है। और ये जो पहली वाली कंडीशन थी दैट इज R, ठीक है। सो दिस विल बी द टू कंडीशन, लोएस्ट एंड हाईएस्ट पोजीशन, ठीक है। तो ये होगा आपका डायग्राम। नाउ आई अगेन रिपीट द गिवन डेटा सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। इन दैट केस हार्टनेल गवर्नर दिया हुआ था, लोएस्ट पोजीशन पे आपको स्पीड दी हुई थी दैट इज 290 से 310 आरपीएम। तो गिवन डेटा में मैं बात करूंगा, सो जो N1 इज गिवन, क्योंकि लोएस्ट पोजीशन को मैं 1 बोल रहा हूं, N1 is given 290 RPM. 290 RPM. Now for that N2 highest position N2 के लिए दिया है 310 RPM. 310 RPM. ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग N1 के रिस्पेक्ट में N2 अगर ω1 निकालूंगा दैट इज 2 पाई N बाय 60, दैट इज 2 पाई N1 बाय 60। तो इसकी वैल्यू आएगी मेरी 30.4 रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। करस्पॉन्डिंग N2, सो ω2 हो जाएगा 2 पाई N2 बाय 60 एंड इट्स वैल्यू कम्स आउट टू बी 32.5 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। नाउ अगेन दैट इज द जो आगे गिवन डेटा दिया है, फॉर अ स्लीव मूवमेंट ऑफ 15 mm, फॉर द स्लीव मूवमेंट ऑफ 15 mm, यानी लोएस्ट कंडीशन पे सेम रहेगा, हाईएस्ट कंडीशन में स्लीव मूवमेंट 15 mm हो जाएगा, यही दिया हुआ है। एंड द मास ऑफ द बॉल आर 2.5 kg, ठीक है। उसके बाद वाली जो लाइन था, द स्लीव आर्म्स एंड द बॉल आर्म आर 80 mm एंड 120 mm, ठीक है। तो बॉल आर्म इज दिस, स्लीव आर्म इज दिस। वेल क्रैंक लीवर के बारे में बोलने का ये तरीका है, बॉल आर्म और स्लीव आर्म। तो बॉल आर्म 120 mm, स्लीव आर्म 80 mm, ठीक है। उसके बाद बोला गया है कि द लीवर्स आर पिवोटेड एट 120 mm फ्रॉम द गवर्नर एक्सिस, पिवोटेड फ्रॉम दैट गवर्नर एक्सिस 120 mm, दोनों ही कंडीशन में, एंड द बॉल मास आर
2.5 kg. तो small m is given, that is 2.5 kg. ठीक है. The ball arms are parallel to the governor axis at the lowest equilibrium. क्या बोला गया है? ये लाइन का मतलब समझो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. फिर से रिपीट कर रहा हूं. The ball arms are parallel to the governor axis at the lowest position. Parallel to the governor axis at the lowest position. ठीक है. और 15 mm किस केस में आ गया? 15 mm आ गया आपका हाईएस्ट कंडीशन में. तो पैरेलल के केस में ये वेल क्रैंक लीवर ऐसा ही रहेगा यूं, और जब 15 mm स्लीव का मूवमेंट हो गया ये, तो ये वाली कंडीशन आ जाएगी ऐसा. ठीक है. नाउ लोड ऑन द स्प्रिंग एट द लोएस्ट एंड हाईएस्ट पोजीशन, और हमें स्प्रिंग की स्टिफनेस फाइंड आउट करनी है. ठीक है. नाउ वी मूव फॉर द कैलकुलेशन पॉइंट. तो पहला केस में ले रहा हूं लोड्स कैलकुलेट करने का. ठीक है. लोड ऑन द स्प्रिंग, लोड्स ऑन द लोएस्ट और हाईएस्ट पोजीशन में. ठीक है. तो मैं मान रहा हूं एस स्प्रिंग लोड एट द लोएस्ट पोजीशन, S1 is the spring load at the lowest position and S2 is the spring load at the highest position. ठीक है. R equals to R1 equals to 120 mm. R equals to R1 equals to R2. Oh, R equals to R1 equals to 120 mm in case of lowest position. ठीक है. 120 mm हो गया लोएस्ट पोजीशन पे. तो मैं निकाल लेता हूं सबसे पहले FC1. तो FC1 is mR1 omega 1 square. You have the value of mass, that is 2.5 kg into R1. R1 is 120 mm यानी 0.12 मीटर into omega 1. Omega 1 is your 30.4 का स्क्वायर. सो आपको FC1 की यहां पर वैल्यू निकल जाएगी. तो FC1 की वैल्यू आ गई 277. ठीक है. नाउ अब जैसे ही FC1 आ गया तो मुझे फाइंड अस द रेडियस ऑफ रोटेशन एट द हाईएस्ट इक्विलिब्रियम पोजीशन पे निकाल देता हूं. लोएस्ट केस में तो FC1 फाइंड आउट हो गया. हाईएस्ट पोजीशन में मुझे रेडियस नहीं पता, मुझे R की वैल्यू पता है, R2 की वैल्यू नहीं पता है. N2 310 RPM पे. तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा इस R2 की वैल्यू. इस R2 की वैल्यू पहले फाइंड आउट करनी पड़ेगी. जैसे ही R2 की वैल्यू मिल गई, FC2 इक्वल्स टू mR2 ओमेगा 2 स्क्वायर. तो मुझे सारा FC2 भी कैलकुलेट हो जाएगा. तो मुझे R2 दैट इज द रेडियस ऑफ रोटेशन, ऐसा करता हूं, R2 रेडियस ऑफ रोटेशन एट 310 RPM. तो कैसे फाइंड आउट करूंगा मैं इसको? हमें पता है कि जो भी स्लीव मूवमेंट हुआ है, हम लोगों ने जो रिलेशन ड्राइव किया था, दैट H इक्वल्स टू R2 माइनस R1 इंटू Y बाय X. ये किसके लिए स्लीव मूवमेंट H के लिए ड्राइव किया था? हार्टनेल गवर्नर के लिए. तो यहां से मुझे H की वैल्यू पता है, मुझे Y की वैल्यू पता है, मुझे X की वैल्यू पता है, मुझे R1 की वैल्यू पता है. तो R2 की वैल्यू यहां से मिल जाएगी. कैसे? R1 कितना हो जाएगा? H इंटू एक्स डिवाइड बाय Y. H इंटू एक्स डिवाइड बाय Y. R1 इधर आया, मुझे फाइंड आउट करना है R2 की वैल्यू फाइंड आउट करना है. ठीक है. R2 की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है. तो R1 इधर आ जाएगा, तो प्लस R1. सो R2 इक्वल्स टू H की वैल्यू है 15 mm, तो 0.15. X की वैल्यू है, X इज 0.120. 0.120 डिवाइड बाय Y की वैल्यू कितनी है? 0.80 प्लस R1 की वैल्यू है 0.12. ठीक है. तो सारी वैल्यूज को कैलकुलेट किया, सो R2 कम्स आउट टू बी 0.1425 मीटर, और इट इज इक्वल्स टू 142.5 mm. So we get the value of R2. Correspondingly, we can calculate FC2, that is mR2 omega 2 square
m की वैल्यू है आपकी, यहां लिख देता हूं, दैट इज 2.5, R2 की वैल्यू आ गई 0.1425, ओमेगा 2 की वैल्यू है 32.5 का स्क्वायर, सो वी गेट द वैल्यू ऑफ FC2, FC2 की वैल्यू आ गई 376 न्यूटन। ठीक है, FC1 एंड FC2 कैलकुलेट हो चुके हैं। ऑब्लिक्विटी इफेक्ट को मुझे नेग्लेक्ट करना है, तो अगर ऑब्लिक्विटी इफेक्ट को मैं नेग्लेक्ट कर लेता हूं और ड्यू टू द वेट ऑफ द बॉल, देन वी हैव फॉर द लोएस्ट पोजीशन मुझे रोटेशन लगाना है। तो लोएस्ट पोजीशन के लिए अगर मैं बात करूं, फॉर द लोएस्ट पोजीशन अगर मैं बात करता हूं, लोएस्ट पोजीशन के लिए, किसके लिए? लोएस्ट पोजीशन, तो सबसे पहले होगा mg प्लस S1, ठीक है, जो कंडीशन थी दैट इज mg प्लस S1 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ FC1 इंटू y बाय और इंटू x बाय y, इंटू x बाय, ठीक है। यहां से मुझे S1 की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। S1 की वैल्यू कैसे मिल जाएगी? यहां से S1 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ FC1, FC1 कितना है? 277 इंटू x कितना है? x इज 0.12 डिवाइड बाय y इज 0.8 प्लस दैट mg, तो mg का जो इफेक्ट है mg प्लस S1 मैंने फाइंड आउट किया। टोटल क्या किया? mg प्लस S1, क्योंकि अभी मुझे mg की वैल्यू नहीं पता है, तो यहां से मैंने क्या किया? mg प्लस S1 की वैल्यू फाइंड आउट की, दैट कम्स आउट टू बी 831 न्यूटन। नाउ फॉर S2, and that is equals to S2, that is equals to, in that case, mg plus S2 by 2, that for both the condition, अगर मैं लोएस्ट पोजीशन के लिए बात करूं तो mg plus S1 by 2 equals to FC into x by y, ये वाली कंडीशन हम लोगों ने यहां पर लगाई, mg plus S1 equals to twice of FC1 into x upon में y, तो ये 2 into FC1 कितना है मेरा? 277 into 0.12, ये क्या आ गया? 831 न्यूटन। नाउ हाईएस्ट पोजीशन के लिए अगर मैं बात करूं, दैट इज mg plus S2, it is equals to twice of FC2 into that x upon में y, तो ये कितना आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा 2 into FC2 कितना है? 376 into 0.12 डिवाइड बाय 0.8, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन में मेरी वैल्यू आ गई, ये जब इसको मैं कैलकुलेट करूंगा तो इट कम्स आउट टू बी 1128 न्यूटन, ठीक है। नाउ यहां पर देखो mg प्लस S1 आ गया और mg प्लस S2, बट कैपिटल M की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है प्रॉब्लम में, दैट कैपिटल M की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है तो मैं क्या मानूंगा? क्योंकि इंफॉर्मेशन नहीं दी तो लेट M इक्वल्स टू 0 है, सो यहां से S1 की वैल्यू आ जाएगी मेरी 831 न्यूटन एंड S2 की वैल्यू आ जाएगी 1128 न्यूटन, ठीक है। क्योंकि M को क्या मैं मान रहा हूं? 0 मान रहा हूं, क्योंकि इंफॉर्मेशन ही नहीं दी गई है पूरे प्रॉब्लम में। नाउ अनदर थिंग जो मुझे कैलकुलेट करना है, सेकेंड पॉइंट, दैट इज स्टिफनेस। मुझे क्या फाइंड करना है? स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? S इक्वल्स टू S2 माइनस S1 डिवाइडेड बाय H, S इक्वल्स टू S2 माइनस S1 इंटू H। स्प्रिंग फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है? स्प्रिंग फोर्स इक्वल्स टू, जैसा जस्ट इमेजिन ये स्प्रिंग है, इस पे एक वेट लगा दिया मैंने क्या किया?
एक स्प्रिंग लाया मार्केट से, उस पे 5 केजी का वेट लगा दिया, तो वेट जो लगाया है 5 केजी का, उसके कारण जो डाउनवर्ड फोर्स आ रहा है दैट इज इन न्यूटन, मास इनटू ग्रेविटी। तो मान लो 10 ग्रेविटी, तो 50 न्यूटन का लोड आया। अब वो स्प्रिंग पे 50 न्यूटन का जैसे ही लोड आया तो स्प्रिंग में कुछ डिफ्लेक्शन आएगा, उस डिफ्लेक्शन को विथस्टैंड करने के लिए स्प्रिंग एक स्प्रिंग फोर्स लगाएगा, तो दैट इज इक्वल्स टू के एक्स, मतलब एस एक्स। तो स्प्रिंग फोर्स एस एक्स इक्वल्स टू दैट फोर्स एम जी, ठीक है, उस कंडीशन में यानी न्यूटन। तो यहां पर डिफ्लेक्शन इनिशियली, दैट जो इनिशियल कंडीशन पे स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर, हार्डनेल गवर्नर जब पैरेलल है बॉल और ये गवर्नर एक्सिस, उस कंडीशन पे मैंने कैलकुलेट कर लिया स्प्रिंग फोर्स। नाउ इन दैट सेकंड कंडीशन जो भी लिफ्ट आया, जो भी लिफ्ट है वही तो स्प्रिंग में डिफ्लेक्शन क्रिएट करेगा, सो दैट डिफ्लेक्शन इज एच। सो स्प्रिंग स्टिफनेस इनटू डिफ्लेक्शन यानी एस इनटू एच इज इक्वल्स टू जिस भी लोड के कारण डिफ्लेक्शन आया, तो इनिशियली कितना था S1, आफ्टर द सेकंड कंडीशन मतलब हाईएस्ट पोजीशन में कितना है S2, तो नेट फोर्स का क्या इफेक्ट होगा S2 माइनस S1, इसी के कारण H आया, सो दैट S2 माइनस S1 इक्वल्स टू SH, ठीक है। सो S comes out to be S2 is 1128 minus 831 and H is H कितना दिया 0.15 mm, 0.015 मीटर। सो फ्रॉम हियर 8 कम्स 19.8, और अगर इसको मैं मीटर में ही रखूं या mm में ही रखूं तो दैट कम्स आउट टू बी न्यूटन पर mm. So this is all about the numerical or a question based on Hartnell governor. Thank you.